introduced the doctrine of necessity, and all of them rely upon the justice principle. Indirectly, this apex court would be validating a grave constitutional violation and thus invoking the doctrine of necessity again. Seats are to go to the political parties and not to the independents, with the only exception being the independents duly joining a political party. Political party has been excluded by the Election Commission. This would be a very grave constitutional violation committed by the Election Commission itself. आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। आपने वहाँ पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहाँ से आते हैं वहाँ से? मुसल्लह अफवाज है, उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहाँ चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहाँ से आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हमारे साथ फवाद शोई साहब बैठे हुए हैं। आजकल ये खबरों के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। किसी टेलीविजन चैनल्स पे चले जाएं, वहाँ पे फवाद चौधरी की खबर होगी या इनकी होगी या इनसे रिलेटेड कोई ना कोई खबर होगी। बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे पूछनी है, लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है वो आपने मुलाहिजा कर लिया। यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद कोई खास फ़ायदा ना हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होने के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो रही? बहुत बड़ा सवाल है जो फवाद चौधरी साहब से ये भी पूछेंगे। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये रऊफ हसन साहब के साथ आपका इशू क्या है? वो आज भी कह रहे हैं कि किसी और ने भेजा आपको और पार्टी को खराब कर रहे हैं आप। पहली बात तो ये कि ये जो आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में कामयाब नहीं हो रही, ये तो पीटीआई का तो मसला नहीं रहा, ये तो पाकिस्तान के आइन का मसला है। अगर ये जो सीटें हैं, स्पेशल सीट्स हैं, अगर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में बांट दी जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो तो खतरे से दो चार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो टीवी पे आके वो एक एजेंडा तो अब बता ही गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अदलिया से मुतल्लिक तरमीम लेके आनी है। इरफान कादर साहब जो हैं वो भी आपके सामने आ चुके हैं। तो उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स प्रैक्टिकली तो ख़त्म हो जाएंगी, जो सुप्रीम ये जो ला रहे हैं आईनी तरह। लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो हो जाएगी ना। 78 सीटें अगर उनको नहीं मिलती फिर नहीं होगी। नहीं तो ये मिल गए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ये फैसला आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई को नहीं मिलता और उनको मिल सर, तो ऐसे महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है हमने। आइन और कानून के मुताबिक मिले फिर तो पीटीआई को मिलनी चाहिए ना। आइन और कानून तो वाजे है, जाहिर है जिसको वोट मिले हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उसको सीटें मिलनी है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कुल्हाड़ा है जो उसी शाख को काटेगा अगर ये जजेस सीटें जो हैं ये इनको दे देते हैं, फिर तो बिल्कुल ही आइन कानून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने जो दूसरा हिस्सा कहा जिसमें आपने कहा कि ये क्यों नहीं कामयाबी हो पा रही पीटीआई को, देखिए मसला ही ये है। मसला ये हुआ है कि हम लोगों को जब हटा दिया गया, हम लोगों को ठीक है एक मार कुट के फारग कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया, हम लोग अपने अजाबों में पड़ गए, तो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। उस खला को जो फिल करने के लिए लोग थे उनका कोई कद नहीं था। देखा ना, 1.5 साल हम तो जेलों में रहे हैं, ठीक है, हम तो इधर उधर रहे हैं। अगर ये लोगों में थोड़ी सी भी सलाहियत होती तो मतलब कोई लीडर बन जाते ना लोग, लेकिन नहीं बन सके। और उसका मतलब यह है कि इनमें सलाहियत ही नहीं है। गौहर खान भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उमर अयूब में नहीं है। देखा गौहर है, गौहर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल आई नो ऑफ, और बहुत तहजीब वाला और अच्छा आदमी है। लेकिन देखो ना उसकी पॉलिटिकल जो कद है वो तो नहीं है ना, और ना ही उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को कोई मैं समझो कोई अहमियत भी दूंगा, क्योंकि वो उसको तक फिल इन के लिए एक लीगल लेकुना को फिल करने के लिए जो है उनको बनाया गया है। जो उमर है, उमर भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, बहुत नफीस आदमी है, लेकिन उमर भी जो है वो लीड करने की पोजीशन में तो नहीं है। और बाकी तो सारे हैं ही ऐसे असद कैसर इधर उधर से। हाँ, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब जो असद कैसर जैसे लोग हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, असद कैसर भी है, अली अमीन है, आतिफ खान है, ये केपी से, फिर पंजाब से असलम इकबाल हैं, हमाद अजहर हैं, जिनको पॉलिटिक्स ही नहीं करने दी जा रही। उनकी जगह के ऊपर ये सारे लोग जो है आ गए हैं जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। और ये उसकी वजह से आज जो एक तरीके इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो तो है ही नहीं। अब आप देखें ना, मतलब मैंने तो कभी आप मेरा ख्याल है कि अब तो ये भी नहीं याद मुझे कि आप कितने अरसे से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। आप मुझे एक मिसाल बता दें कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तनख्वाह ले रहा हो अपनी पार्टी से। रऊफ हसन साहब तनख्वाह ले रहे हैं?
मतलब वो तो अब तो उन्होंने कह ही दिया ना रात को कि मैं ले रहा हूँ, और उन्होंने कहा स्किल्ड लोग तो हर पार्टी में लेते हैं। ठीक है, बड़ा माशाल्लाह जनाब दा स्किल है। अब आप बताएं, कभी आपने सुना है? वैसे नहीं सुना, ऑनेस्टली नहीं सुना, नहीं ना सुना कभी पॉलिटिकल होता है। बाकी जो क्लर्क्स होते हैं, सोशल मीडिया की टीम होती जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हुए जो हायर हुए, वो तो अलग बात हो गई ना। कभी मेन अहदेदार भी है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि हायर अ लीडर, ये आप इसको किराए पे कहीं भी लीडर रख लें, ये सारे ही ऐसे हैं। इन सबको आप 10-10 लाख रुपए के ऊपर, ये नून लीग भी इनको लीडर रख ले। आज जनाब हमारे पास लीडर की जगह खाली आ जाए, मेहरबानी करें आप 2-4 दिन लीडर ही कर दें, 10 लाख रुपए ले लो लीडर बन। इस तरह तो नहीं होता। ये तो एक बड़ा एक कंटेम्पचुअस किस्म का सेटअप है। लेकिन ये तनख्वाह दे कौन रहा है उनको, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पार्टी के पास तो पैसे नहीं, पार्टी के पास बड़ा फंड है, बहुत फंड। अब तो खैर मैं हैरान हो रहा हूँ, ये जो बातें आ रही हैं कि 84 करोड़ रुपया वकीलों में बांट दिया गया है। 84 करोड़, ये तो सोशल मीडिया पे खबरें आई हैं और कोई पार्टी ने इसकी तरदीद नहीं की, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। मतलब ये जो शोएब शाहीन वगैरह, ये जो सारे एक लॉट है लगी हुई, शेर अफजल मरवत हो गया, शोएब शाहीन वगैरह हो गए, इनमें 84 करोड़ रुपया इन लोगों में बांट दिया गया है। आई मीन दिस इज टू मच ऑफ मनी टू बी वेस्टेड ऑन दीज जोकर्स। यहाँ तो तुझे को बड़े वकील रखे हो, मतलब जी अगर आपके सलमान ले रहा है तो फिर समझ भी आती है जी, चलो वो प्रोफेशनल आदमी है। आपने और को बड़े वकील रखे हैं तो समझ आती है कि आपने इतने पैसे दिए। इस पर क्लैरिटी तो देनी चाहिए ना पार्टी को। ये तो पैसा तो लोगों का है ना। जो लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं फ्री केस लड़ रहे हैं, हमने कभी कोई पेमेंट नहीं ली। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि फ्री केस लड़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी पार्टी के, लेकिन क्लैरिटी देनी चाहिए ना। पार्टी को क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये इतना पैसा वाकई वकीलों में तकसीम हुआ है और किस किस वकील ने कितना पैसा लिया। और उसके बाद देखो ना, जो टिकटों की तकसीम तो की बातें तो भी आई ही नहीं ना, जो टिकट जिस तरह से बांटे गए हैं। मतलब मुझे ये पता है कि ये जो नॉर्थ पंजाब के और कई जगहों के ऊपर तो 10-10 लाख रुपया लेके टिकट दे दिया गया। 10 लाख रुपया? हाँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था इनको। ये तो इतना सस्ता टिकट तो नहीं हो सकता। मतलब मैं तो कह रहा हूँ रूल पे आया से। और उसके बाद हमारे जेल में 1-2 टिकट ऐसे गए हैं, उन्होंने उठा के जो है वो। और उसके बाद वो बंदा जो वहां पे टिकट होल्डर था पीटीआई का, उसने इलेक्शन पिटीशन ना करने के भी पैसे ले लिए। अच्छा, ये कौन है? भाई यहाँ पे हमारे जेनम में तो ये भी जो है हिसाब किताब हुआ। पिटीशन ना करने के नून लीग से पैसे ले, वो नून लीग से ले लिए। मतलब बिलाल क्यानी जो है 40,000 वोटों से आ रहा है, लेकिन इलेक्शन पिटीशन उसके खिलाफ जो है वो नहीं हुई। तो खैर ये सारे मामलात हैं। यानी पीटीआई का वो बंदा जो बिलाल क्यानी साहब से हारा है, उससे पैसे ले लिए और पहले उसने टिकट के पैसे दिए। लोकल बात जो है ना वो यही चल रही है, पहले जो उधर से ले लिए। एनीवेज, और खान साहब को ये इस तरह से खान साहब ने तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और दुरुस्त की है। खान साहब एक ऑनेस्ट आदमी, उन्होंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता कौन कौन जीता है, मुझे तो ये भी नहीं पता हमारे उम्मीदवार कौन से हैं, क्या वो तो जेल में है ना। बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है इन्होंने तहरीके इंसाफ के साथ। और जो इतनी बड़ी सियासी जमात को जो है वो उसकी वजह से बड़ा नुकसान पहुंचा, उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। देखो ना, इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की उमंगों के तर्जुमान है। और अगर आप इमरान खान को इस तरह से दूर करेंगे, पार्टी में यूं हम लोगों को जिस तरह से तोड़ा गया, हटाया गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, एक सियासी वैक्यूम क्रिएट हो गया। और उसमें मतलब आप देखो यार, अजीबो गरीब से लोग हैं, मतलब इतने नॉन सीरियस और एविड से कि जिनको बात करने का भी नहीं पता। मतलब सऊदी अरेबिया को जब वो थे उस वक्त अफजल मरवत ने क्या कर दिया, फिर जो है वो टीवी पे आके उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है, बातें की हैं, बंदे को शर्म आती है कि ये इसको लीडर कहते हैं। अच्छा, ये सब लोग क्यों नहीं चाहते कि आप पार्टी में वापस आए? देखिए ना, मेरे आने का प्रॉब्लम तो इनको यही है ना मेनली, कि सिर्फ मेरे आने का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो कहते हैं कोई भी ना आए। देखे ना, ये तो शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने से भी घबराए हुए हैं। अल्लाह करे शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द बाहर आ जाएं ताकि इनकी दुकानें बंद हो। परवेज इलाही साहब जब थे पिम्स में, इनमें से किसी बंदे ने जाके उनकी खैरियत तक पता नहीं की, और अब भी जो है अभी शायद उन्होंने अपने राब्ते महदूद भी किए नहीं, लेकिन फिर भी को पार्टी को एक एंगेजमेंट जो है वो तो चौधरी साहब से चाहिए ना। देखो, पार्टी चला सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही साहब, असद कैसर, इस तरह की जो कद के लोग हैं उनको पार्टी जो है वो चलानी चाहिए। अच्छा, वैसे उनका आपके बारे में ख्याल ये है कि जब एक मुश्किल वक्त था पार्टी के ऊपर, उस वक्त आप चले गए और आपने ट्वीट की, उसके बाद निकल गए, फिर आप जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में चले गए, वहां पे आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे, उनके जलसों में भी आप बैठे, और अब जब पार्टी रिवाइव कर रही है तो आप दोबारा वापस आना चाहते हैं। पहली बात तो है जावेद साहब कि मैं अगर आईपीपी में चला जाता तो इस वक्त मैं एमएनए होके मैं वजीर होता,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मुझे शायद फॉर्म 47 की भी ज़रूरत ना पड़ती। मेरा तो हल्का जो था वो ठीक ठाक है, और मैं उसमें वैसे ही इलेक्शन जीत के मैं MNA बन जाता। अब प्रॉब्लम उसमें यह है कि जो आपका, अगर मैं IPP में नहीं गया तो यही, इसीलिए तो मैं 7 महीने जेल काट के आया हूँ। 6-7 महीने मैंने जेल काटी है। उससे बाद जो है वो जो भी कहानी है वो आपके सामने है। और अच्छा वक्त कैसे शुरू हो गया, मतलब ये किसके लिए अच्छा वक्त शुरू हो गया? इस वक्त भी मैं आपके पास जो है वो नहीं आ सका इतने दिनों में, क्योंकि मैं हर रोज अदालत में होता हूँ। 47 मेरे पे केसेस हैं, जिन केसेस में ये शामिल है कि मैंने ओप्पो मोबाइल फोन जो है वो चोरी किया है। मेरे पे ये है कि मैंने 4 बोरी यूरिया और 5 चारपाइयाँ चोरी की हैं, पाइप किए हैं, पाइप किए हैं। और इस पे आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने, मैं जेल में था, आपने पूरा कॉलम लिखा कि किस किस्म के मजाका खेज केसेस जो हैं वो बन रहे हैं। हम पे तो अच्छा वक्त नहीं आया, पार्टी पे तो अच्छा वक्त नहीं आया। इमरान खान तो जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, इमरान खान के जो साथी हैं महमूद रशीद है, एजाज चौधरी साहब है, उमर चीमा है, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, इन समेत हजारों लोग जो हमारे मिलिट्री कोर्ट्स वाले बच्चे हैं सारे, ये सारे लोग जेल में हैं। इन लोगों के लिए तो, हमारे लिए तो कोई अच्छा वक्त नहीं है। अच्छा वक्त उनके लिए है जिन पे बुरा वक्त आया ही नहीं। और रऊफ हसन पे कौन सा बुरा वक्त आया सिवाय ये एक हादसे के, जिसकी मैंने बड़ी कंडेमनेशन की और वो नहीं होना चाहिए था। हामिद खान पे कौन सा बुरा वक्त आया, ये अफजल मरवत पे कौन सा बुरा वक्त आया? मुझे आप बताइए, मियां असलम इकबाल जो है वो लाहौर अपनी बेटी की शादी में नहीं जा सकता। ठीक। अफजल मरवत साहब जो हैं वो इतने माशाल्लाह लाडले हैं कि वो अपने हलके से चलते हैं। उनकी दहशत इतनी है हमारी रेंजर्स पर, पुलिस के ऊपर, कि वो सीना चीरते हुए इस्लामाबाद का, लाहौर का, कसूर में जलसा फरमाते हैं और वापस चले जाता है। हो सकता है जरूरत हो उनके अंदर, नहीं बहुत जरूरत है, मतलब ये तो टैंक से टकराने वाले लोग हैं। वंडरफुल जो हुए, अच्छा वंडरफुल है ना ये। अच्छा, वैसे आप क्या समझते हैं कि जनरली ये इनका ताल्लुक पार्टी के साथ नहीं है कोई? मुझे देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे जोड़ दीजिए, कोई आप जो लोग PTI को कवर कर रहे हैं बहुत अरसे से, आप बहुत करीब से देख रहे हैं, जो भी सियासत को कवर कर रहे हैं, मुझे आप बताइए इन लोगों का आपने 1 साल से पहले, 8 महीने से पहले नाम भी सुना? ये लोग वैक्यूम में एक आ गए हैं और अब ये इनका प्रॉब्लम ये है कि ये चाहते हैं, और मैंने आपको कहा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर ये इतने वंडरफुल थे, ये वंडरफुल हैं, तो इन वंडरफुल लोगों को ये चाहिए था कि ये आके ये वैक्यूम फिल कर देते और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ले आते, इमरान खान बाहर होता, मसले खत्म थे। ठीक। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है और सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसे ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की पार्टी ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आए, आपका ख्याल ये? नहीं, मेरा नहीं है ख्याल। मैं चाहता समझता हूँ कि ये तो कहना मुश्किल है कि ये नहीं चाहते होंगे कि वो इमरान खान बाहर आए। नहीं, फ्रैंकली मुझे नहीं पता इनके क्या इनका है ताल्लुक है। वो असल प्रॉब्लम ये इनकी कैपेसिटी नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट द इंटेंशन, द प्रॉब्लम इज कैपेसिटी। देखो ना, मुझे बंदे ये चाहिए कि जिनकी कैपेसिटी भी हो। अच्छी इंटेंशंस तो जो है वो काफ़ी नहीं है ना सारे काम करने के लिए, कैपेसिटी भी चाहिए। ये जो टीम है 3-4 लोगों की, मैं अब आपको मतलब मिसाल देता हूँ। देखें आप, पहली तो इनकी सबसे बड़ी गलती आप ये देखें कि इनके ख्याल में अदालतें जो है ना वो इतनी तक हो जाएंगी कि वो इमरान खान को रिलीज कर देंगे। हाँ, ठीक। कि मुझे आप बताइए, ये कभी होता है? हमेशा पॉलिटिकल फैसले जो हैं उनमें लिमिटेशंस होती हैं अदालतों की। इन्होंने क्या किया है कि ये जो लीगल अपनी बैटल है इसको अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर कर दिया। ठीक, यानी प्रोफेशनल केस नहीं लड़ रहे, इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। केस तो जो केस थे जिसमें लड़ रहे हैं वो भी खैर सामने ही है, देख ही लिया आपने। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है ना, ये इनकी लीगल स्ट्रेटजी इनकी पॉलिटिक्स को ड्राइव करती है। होना उल्टा चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लीगल स्ट्रेटजी को ड्राइव करना है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, 8 तारीख को रिजल्ट आए, 9 तारीख को PTI को सड़कों पर होना चाहिए था। और ये जो जुल्म हुआ यहाँ पे, जिस तरीके से इलेक्शन चोरी किया गया, जिस तरीके से सारा किया गया,
कोई रिएक्शन ही नहीं आया। यूं लगा कि तो नॉर्मल है पाकिस्तान में, कोई ऐसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 9 तारीख को कोर कमेटी कह रही थी कि हमें सड़कों पे होना चाहिए, 2 लीडर्स ने बैठ के वहां पे मना किया कि नहीं, हमने पार्लियामेंट में रोल अदा करना है। हामिद खान ने और शिबली फराज ने, भाई तुम लोगों को पार्लियामेंट में कोई नहीं जाने दे रहा, तुम लोग पार्लियामेंट में क्या रोल अदा करोगे। लेकिन चूंकि वो सेनेटर बन गए थे तो इसलिए जनाब हमारे बाकी सारे लानत पे जो हसी सेनेटर बन गए, अल्लाह खैर चला, हम चलते हैं। अब उसके बाद अगली जो बात है वो करें कि जो इनका मौका आया इनके पास, ये जब लियाकत चट्टा ने बयान दिया और चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसने जो चौराहे पे फोड़ दिया, जो सारी धांधली, उस लियाकत चट्टे के साथ जो हुआ आप देखें, वो बदकिस्मत आदमी बेचारा कॉन्शियस के हाथों, ज़मीर के हाथों उसने बात कर दी। उसके बाद उसके लिए कोई बंदा कोई खड़ा ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर, बेड़ा गर्क हो गया। सो वो उन्होंने जो है वो बात ही नहीं हुई, उनका कुछ भी नहीं हुआ। सो ये मौके आपने ज़ाया कर दिए। फिर आके आपने जो यहाँ पे केपी की साथ जो हो रहा है, आप देखिए ना, केपी का जो सूबा है उसके बगैर सेनेट चल रही है, केपी के बगैर चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गया, केपी के बगैर प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। तो भाई आप फेडरेशन है, आप ऐसे मुल्क चला रहे हैं, लग रहा है बिजनेस एज यूजुअल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक हो। अच्छा ये फरमाइए, आप पाकिस्तान तहरीक साहब में वापस आना चाहते हैं? मैं क्या कहूँ, आप हैं उसी के अंदर? आपने ट्वीट कर दी थी ना सर, पार्टी तो आपने सियासत से ताइब हो गए थे, आपने छोड़ दी सियासत। सियासत छोड़नी रहती बात है, पार्टी तो कभी नहीं छोड़ी। ठीक है, आप पार्टी में हैं आज तक? पार्टी में ही है। तो आप जाते क्यों नहीं? अगर देखो ना बड़ी के अंदर, बाकी इनके इजलास के अंदर, इनके जलसों में, बात यह है कि हम तो इमरान खान की पार्टी में है ना, हम हामिद खान या रऊफ हसन की पार्टी का तो हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं। जब इमरान खान की पार्टी बनेगी, जब होगा उस वक्त देख लेंगे। अभी तो इसका जो है देखिए ना, सीधी बात है, अगर ये फैसले हामिद खान ने, रऊफ ने और शिबली टाइप ने इन्होंने करने हैं तो हमारा तो उस पार्टी से फिर कोई ताल्लुक नहीं ना, हम तो स्ट्रेंजर इन द हाउस होंगे। हम तो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं। हाँ, असद कैसर बात करेगा, अली अमीन बात करेगा, मुराद सईद बात करेगा, हमाद अजहर करेगा, असलम इकबाल करेगा, इवन जो हमारे बाकी दोस्त हैं, लेकिन ये सारे फैसले पार्टी के अंदर इमरान खान साहब कर रहे हैं। गौहर खान को बनाना, उमर अयूब को बनाना, अली अमीन गंडापुर को बनाना, मैंने आपको बताया दोनों खान साहब के फैसले। मैंने आपको बताया ये तो बड़े अच्छे लोग हैं दोनों, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रऊफ हसन को तनख्वाह पे रखना ये भी इमरान खान साहब का फैसला। सारे फैसले इमरान खान स्टॉप गैप में उन्होंने किए होंगे ना, लेकिन वो तो जेल में है ना, तो जेल में जो लिमिटेशन है उसको समझ के आपको चलना चाहिए। मसलन आप अगर जेल में हैं, आपका एक्सेस ही 3-4 लोगों के साथ है, आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी है आप उसी के मुताबिक फैसले कर सकते हैं ना, ये उसी के मुताबिक फैसले जो हैं वो हुए हैं। और आज खान साहब ने जिस तरह कहा है कि ज्यादातर MNAs MPs को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे खान साहब के साथ राब्ता है आपका? मेरा जेल में 2-3 बार मुलाकात हुई थी और ECP का केस तो इकट्ठा था। उसके बाद जब बाहर आए तो फिर खान साहब का मैसेज आया मिलने का, और फिर एक मुझे मैसेज आया कि अभी आप इनके ऊपर कोई तनकीद वीद ना करना, ये वो मैंने नहीं की बड़ी अरसा, लेकिन वो उन्होंने वतीरा ही बना लिया, फिर मुझे बोलना पड़ गया। वैसे मुलाकात का उन्होंने मैसेज किया था, फिर मुलाकात हुई आप? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में ये चले गए आंसू बहाते हुए कि हम वंडरफुल लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गई तो फिर प्रॉब्लम। ठीक, किसके जरिए उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार पंजोता ने, पंजोता साहब ने कहा कि खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर किसने मैसेज दिया कि अब आप थोड़े से ठंड रखें? वो भी इंतजार पंजोता साहब के जरिए मैसेज दिया कि अभी ज्यादा बोले ना। आज वो नहीं बोलने का, नहीं बोलने का, और से ये मुझे कहा कि अभी उन्होंने मुलाकात जो है वो फिर बाद में हो जाएगी। मुझे पता ही है ये सारे। और जब जेल में मुलाकातें होती थी तो कैसी मुलाकातें थी? ठीक थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मुलाकात। वार्म थे वो आपके साथ? हाँ, वार्म थे, बिल्कुल ठीक। और वो सबको तो पता ही है ना क्या हुआ लोगों के साथ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो उनको तो पता ही है। अच्छा, आज उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई। उन्होंने कहा जी उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ और कुछ लोग ऐसे जिनको फाइलें दिखाएंगी और उस वजह से वो पार्टी छोड़ गए। तो आप फाइलों वाले हैं या तशद्दुद वाले? मेरे तो सारे केसेस के ऊपर आप खुद ही देख चुके हैं, सारी चीज़ें जो आप देख चुके हैं। हमने फाइलें असल में, टू बी फेयर विद, मैं आपको बताऊं, इमरान खान शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि ये पहली हुकूमत होगी शायद उनकी कि जिसमें 75 साल में पहली कैबिनेट है जिसमें कोई भी किसी के ऊपर करप्शन का एलिगेशन नहीं है उस तरह से, और जो बनाए हुए हैं वो भी टोटल जैली है। ये जिस तरह अलकादर टाइप जिस तरह इनको बनाने पड़े केस, कोई भी मुझे मेरा नहीं ख्याल एक भी मिनिस्टर जो है कोई ऐसा है जिसके ऊपर करप्शन का, क्योंकि खान साहब की मॉनिटरिंग बड़ी सख्त थी और वो उसका वो बड़ा ख्याल। देखें, फराग गोगी उस मॉनिटरिंग में नहीं आए, उस्मान बुजदार साहब उस मॉनिटरिंग में नहीं आए, वो कैबिनेट में तो नहीं थे ना, वो तो सूबे में है ना।
लेकिन खान साहब के उनके घर ऊपर के भी अंदर क्या इल्जाम आए हैं यार, अभी तक मुझे तो नहीं पता। आप टू बी फेयर विद, हमें भी बड़ी कहानियां सुनाई गई थी फरागोगी की, बुज़दार की। अब बुज़दार तो खैर वैसे ज़ाहिर है इधर है, वो तो वैसे मुक्त हो गए, लेकिन जो बाकी हैं फरा वगैरह भी हैं, उनके ऊपर क्या केस आए हैं? केस तो एक भी नहीं बना। कहानियां बहुत सुनाई गई हैं लेकिन केस तो कोई नहीं है। अच्छा, खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं बाहर आऊंगा तो फैसला करूंगा। आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जब बाहर होंगे तो आप लोग सारे पार्टी के अंदर होंगे? कोई शुबा नहीं है, इमरान खान जब हमारी बात सुनेंगे तो 100% इमरान खान हमारी ही बात सुनेंगे। बट प्रॉब्लम इससे बड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये लगता है कि इनके होते हुए खान साहब बाहर नहीं आ सकते। 13 महीने अंदर हो गए, ये और 12-13 महीने लगा सकते हैं और उतनी देर में फिर नया काम शुरू हो जाएगा, आगे हम चल पड़ेंगे। इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इनकी पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं है कि जिससे ये जो है आगे चल सके। खान साहब को बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? आपके पास क्या मेरी नज़र में देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो मैंने आपको बता दिया जो जो मौके इन्होंने मिस कर दिए। अब अगला मौका सिर्फ ये है कि देखिए, इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब को, असद कैसर को ये मैंडेट दिया है कि भाई आप जाके ये अलायंस बनाएं। ठीक। अब जो अचकज़ई साहब हैं और महमूद असद कैसर साहब हैं, अब उन पे एतमाद करें और उन्हें ये जो अलायंस है फजलुर रहमान साहब का और GDA का और जमात इस्लामी का ये बनाने दें। जब ये अलायंस बन जाएगा तब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कॉन्सिक्वेंसेस का, तब वो बात जो है वो बनेगी। अभी तो कोई बात नहीं है। तो अभी ये अलायंस को जो है ये ना करें, क्योंकि ये करते ये हैं कि वो वहाँ से खान साहब बात करते हैं, ये आगे अलायंस बना दें, वो थैलों कारपेट कर दें वो। और महमूद अचकज़ई साहब जैसा बंदा जो है वो उसके ऊपर परेशान हो जाता है, असद कैसर साहब जैसा बंदा जो परेशान हो। मेरा ख्याल है अब इनके ऊपर थोड़ा एतमाद करना चाहिए एंड लेट हिम डू द वर्क, और इनको जो है वो बनाते हैं, देखते हैं कि ये अलायंस बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा, फरमाइए, पार्टी के अंदर कोई दरार है, कोई धड़ेबंदी है इस वक्त? क्योंकि इमरान खान साहब ने जुमेरात को बुलवाया दोनों धड़ों को, शायद सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इमरान खान साहब के हमें वक्त जाया कर रहे हैं? इन दोनों धड़ों की क्या औकात है? मतलब आप मुझे बताइए, इनका ये जो आए हुए हैं ये होंगे नहीं होंगे? खान साहब ने वैसे कह भी दिया आज कि कौन बनाएगा, किसका कोई वोट। देखा ना, धड़ा तो तब बनता है, पहले ये होता था जब इलेक्टेबल होते थे ना, तो इलेक्टेबल आते थे तो वो धड़ा बन जाता था। अब इनमें से कोई बेचारा खुद काउंसलर बनने की सलाहियत नहीं रखता, तो बना लें अपना धड़ा, इस्तीफा दे के इलेक्शन है, वो खान वहाँ पे जिसको टिकट देगा वो इलेक्ट हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जो कीमती लोग हैं, जुनैद अकबर जैसे जो लोग हैं जिनको हिफाजत नहीं कर सकी पार्टी, जो जुनैद जैसे लोग हैं, अली मोहम्मद जैसे लोग हैं, देखो ना, अली मोहम्मद है, शहरयार अफरीदी है, ये लोग मेरे पे तनकीद करेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। जो शहरयार के साथ हुआ, अली के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये लोग जो अभी बैठे हुए हैं, इनकी तो कोई पे हैसियत औकात नहीं ना समझता। ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि आपने ये करना है या वो करना है? इनकी कोई हैसियत नहीं। रऊफ हसन साहब के साथ कोई पुराना आपका मसला है? कोई नहीं, मेरा कोई पुराना मसला नहीं, मैं तो जानता ही नहीं खास। ये तो मैं तो चुप था, इन्होंने ही आके जो है, इनको पता नहीं खौफ पड़ गया, ऐसे थर थर कांपी जा रहे हैं कि आगे तो पता नहीं क्या होगा। हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हामिद खान के साथ है हमारा। हामिद खान साहब का जो माफिया है उसको हम एक्सपोज करते आ रहे हैं बड़े अरसे से। इफ्तिखार चौधरी के दौर से आपको पता है कि उसने एक पूरा बना लिया था महाज, उसको जो है वो हमने पहले भी जो है वो शिकस्त दी है, और इनको हमने बाहर पॉलिटिक्स में भी बड़ा वो बेसिकली बार का इख्तिलाफ। शिवली साहब के साथ क्या इख्तिलाफ है आपका? शिवली के साथ भी मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं था, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, लेकिन ये भी उस ग्रुप में जाके रोना धोना शुरू कर दिया कि ना बुलाएं, ये ना करें, वो ना करें, तो उस पर है। और शिवली में जो लोग भी शिवली को जानते हैं करीब से, उनको पता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो लीड कर सके। लीडर ऑफ अपोजिशन बनना शिवली का बदकिस्मती की बात है। अब आप जावेद चौधरी साहब, बेनजीर भुट्टो ने 17 मेंबर्स के साथ हुकूमत को वक्त डाल दिया था। अब ये 92 लोग बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सेनेट में ये लोग ठीक ठाक हैं। कभी कोई हमने सुना ही नहीं कि कोई इनकी तरफ से कोई चैलेंज आया हो गवर्नमेंट को, कोई बात आई हो। जिस दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे आई वुड से खौफनाक बजट जो है वो नाफज हुआ है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैसले के डिसीजन की तरफ जा रही है, कोर कमेटी का मीटिंग लेके बैठी हुई है कि जी हमने बाहर वालों को पार्टी में नहीं शामिल होने देना। आप अंदाजा लगा लें कितने जोकर ये इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। ना इनको पता है, अकल है कि आपने बजट के ऊपर कुछ नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं किया, आप कह रहे बाहर से बंदा नहीं साढ़े नाल शामिल हो जाए। इतने गैर महफूज लोग जो हैं वो क्या अपने आप को जो है वो महफूज करेंगे या मुल्क को महफूज करेंगे? सो
इनकी लाइफ तो है 6-8 महीने ही और, क्योंकि खान साहब आ जाएंगे तो फिर वैसे ही काम खत्म हो जाएगा। सो इनका प्रॉब्लम ये है कि मेरी नज़र के अंदर ये लोग दे हैव नॉट बीन एबल टू काइंड ऑफ ड्रॉ एनी स्ट्रैटेजी कि जिसके ऊपर खान साहब को बाहर लाया जा सके। इनको रोज़ाना आप इनका देखें, पार्लियामेंट में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सूबों में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लीडरशिप की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये जो है मुझे तनकीद आती है जी, जो पार्टी में तो लगे हुए हैं जी, आप गवर्नमेंट और जो एस्टैब्लिशमेंट है जी वो बड़ी जालिम है और वो करेगी। भाई वो तो जालिम है, हमसे ज्यादा किसको पता है कि वो जालिम है? हमसे ज्यादा किसको पता है कि वो नहीं करेंगे? लेकिन आपने स्ट्रैटेजी इमरान खान को कढ़ने दी तो तुसी बनानी है ना, उन्होंने तो अंदर रखने की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, वो उसमें कामयाबी से अमल कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि आप एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी थे, तो फिर आपको एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना चाहिए था या नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तो ऐसा ही फरमाइए सर, आप तो पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की थी और फिर एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई का नहीं बनता था आपका, और शायद उसी वजह से यहाँ तक पहुंचे, तो गलत कदम नहीं उठा लिया आपने? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, और एस्टैब्लिशमेंट ही की पार्टियां हैं ना। मसलन पाकिस्तान में जब देखिए पॉलिटिशियंस को ये जब हम कहते हैं ना कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे, फलाना था, तो भाई आपने मेन्यू में ऐसी चीज़ें लेनी है ना। अगर एक चीज़ मेन्यू है में ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब इस वक्त पाकिस्तान के जो सिस्टम है वो 52 से जिस तरह का चल रहा है उसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, क्योंकि हम एक वॉर इस रीजन में रही है। पहले 52 में जब अयूब खान गए तो वापस आए तो हमें कोरियन वॉर शुरू हो गई, फिर वियतनाम वॉर शुरू हो गई, फिर ये अफगान वॉर सारी रही, और फिर उसामा बिन लादेन, और फिर तो उसकी वजह से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट रहा है, और एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो रिकग्नाइज्ड है जो वेस्ट और अमेरिका में, तो चूँकि वो हमारे साथ थे और हमें तो अपनी इकॉनमी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम रेंट इकॉनमी थी, पैसे आते थे हम लगा देते थे। अब जब वॉर खत्म हुई है तो सानू वक्त पे है कि हमसे करना की, और जाहिर हमें समझ नहीं आ रही कि हम उसकी तरफ अब जाएं। तो हमारा भी कोई झगड़ा नहीं था एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन एक इंटरनल पॉलिटिक्स है एस्टैब्लिशमेंट की जिसको समझना मुश्किल हो जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, और हम भी उसी एक गर्दाब में आप समझिए कि फंस गए, और ना चाहते हुए भी जो है वो मामलात यहाँ तक पहुंच गए। चाहता कोई मिसकैलकुलेशन थी आप? नहीं, हमारी कोई मिसकैलकुलेशन क्या होनी है, हमने तो बड़ा जोर लगाया कि ना इस तरफ जाए बात, और बस एक एंड के ऊपर मैं बार बार कहता भी हूँ कि बड़ी गलती होगी। मैं समझता हूँ मेरे से, असद उमर से, और कुछ और जो दोस्त हैं हमारे जिनके अच्छे ताल्लुकात थे एस्टैब्लिशमेंट में, पर्सनल ताल्लुकात थे, इंक्लूडिंग उमर अयूब। उमर अयूब इज ऑब्वियसली हैज सम वेरी गुड रिलेशनशिप विद इन आर्मी। तो हमारी ये गलती हो गई कि हमने उन ताल्लुकात को जो है ना वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि एक माहौल बन गया। फिर पीएम ने भी कह दिया उस वक्त, खान ने भी कह दिया कि नहीं कोई राब्ता ना रखे। राब्ता हमारे नहीं टूटने चाहिए थे, राब्ते हमारे रहते हम कई बातों पे जो है वो उनकी बात जो है वो फिर खान साहब तक पहुंचा सकते हैं, खान साहब की बात उधर पहुंचा सकते हैं, तो इतनी एक इलविल क्रिएट ना होती। और ये था जब आपकी गवर्नमेंट नहीं गई थे, उससे पहले? हाँ, पहले उससे पहले की बात है। पहले ये यानी फरवरी अदम एतमाद तो हो गया ना, अदम एतमाद के बाद भी हमारे राब्ते रहे। ठीक, मतलब बाजवा साहब से तो हमारे राब्ते रहे, फिर वो दरमियान में खराब हो गए बिल्कुल, फिर उसके बाद जो है वो मुलाकात बात हुई। बट एक्चुअली होता ये है कि हिरार्की है ना, हिरार्की में आपके राब्ते ख़त्म नहीं होने चाहिए थे, दैट्स। और उसकी वजह से आप भी देखो ना, इशू ये है कि देखें अब खान साहब को भी जो बातें बताई जाती हैं और उधर भी जो बातें बताई जाती हैं तो वो वन साइडेड है। ठीक है, खान साहब मिसगाइड हुए हैं किसी जगह पे, और जिस वजह से एस्टैब्लिशमेंट मिसगाइड हुई है। खान साहब क्या मिसगाइड हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट मिसगाइड हुई है। जब कम्युनिकेशन खत्म हो गई तो देखो ना, फिर अहमद है, मोहसिन नकवी है, ये जो सारे लोग हैं, इन दोस्तों को भी तो मौका मिल गया ना अपना चूरन बेचने का। हमारा राब्ते रहते तो हम भी जो है वो जाके अपनी बात भी कर सकते। तो वन साइडेड सारी चीजें जो है वो चली गई ना, और हमारा मौकफ ही वहां पे नहीं आया। जब भी वैक्यूम हो जाता है तो फिर दरमियान में आपको पता है लोग पड़ जाते हैं ना, वैक्यूम रहते नहीं। अच्छा, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आपकी गवर्नमेंट जो है जनरल बाजवा साहब ने गिराई थी? बाजवा साहब ने गिराई थी अदम एतमाद में, तो जाहिर और किसने कराने थे? क्यों? बाजवा साहब को क्या फायदा था उसका? बाजवा साहब, मेरा जो पर्सनल ख्याल है ना, बाजवा साहब का भी, मुझे वैसे सच्ची बात यह है कि बाजवा साहब के बारे में मैं कभी बुरी बात नहीं करता, मेरा उनसे बड़ा एहतराम का ताल्लुक रहा है और अब भी है, लेकिन बाजवा साहब ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब मैं हैरान हूँ कि उन्होंने किस तरह से किया है
कि वो उनका शायद ख्याल था कि एक एक्सटेंशन मैंने इनसे करा लिया, एक एक्सटेंशन मैं इनसे करा लूँगा, तो मैं बस गलियां हो जान सुनियां विच मिर्जा यार फिरे। उन्होंने दो कश्तियों के चक्कर में जो है ना वो अपनी बड़ी पोजीशन खराब की है। अब दोनों तरफ से वो बातें सुन रहे हैं। दूसरी एक्सटेंशन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देना चाहती थी उनको, वो लेकिन वो लेट हो गया था ना, उससे पहले उनकी बातचीत हो चुकी थी शहबाज शरीफ से। और ये तो मैं ये ख्वाजा आसफ बातें करता है, ये आके बातें करते हैं, मैं तो वो जनरल एजाज साहब जरा किसी वक्त जो मैसेजेस उनको ख्वाजा आसफ और शहबाज शरीफ के हैं अगर वो दिखा दें तो पता नहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जितने खुशामदाना और तरले और मिन्नते इनकी जो है वो जनरल एजाज साहब से और इन लोगों से है, जनरल एजाज अमजद साहब जो सुन रहे हैं, जी उनसे क्या इन लोगों ने इनके मिन्नते तरले करके सारा जो है वो इन्होंने सारा किया। मेरा ख्याल है वो लोग भी बोलेंगे, ये रोज उनको इतनी बातें सुना रहे हैं तो उनको भी तो उनके पास तो बहुत कुछ है इनका। अच्छा, वैसे ये कहा जाता है कि जनरल फैज हमीद साहब ने मिसगाइड किया था क्योंकि वो बड़ा अरसा तक इमरान खान साहब के साथ राब्ते में रहे, शायद अब भी पार्टी के राब्ते में है और उस वजह से सारा मसला खराब हुआ था। देखो बात यह है कि जब एक क्रिएट हो गया ना, वैक्यूम क्रिएट हो गया, उसमें तो फिर बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। अब वो सारी स्टोरीज ज़रा टीवी पे सुनाने वाली भी नहीं होती ना, तो आप वैसे जो है वो किताब मैंने लिखी है वैसे जेल में, आप देखते हैं उसको पब्लिश हम कब कर सकते हैं, लेकिन उसमें सारी स्टोरीज जो हैं वो मैंने लिखी हैं एंड आई हैव आल्सो गिवन द होल बैकग्राउंड, क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब प्लेड हिज कार्ड रियली बैड, बड़ा उन्होंने अपने डिस्ट्रस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये आपका और एस्टेब्लिशमेंट का? नहीं, डिस्ट्रस्ट कोई भी नहीं था, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं हुआ था। ये अपना जो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे ही थे, कोई ऐसा भी नहीं थे। डीजीआईएसआई की तब्दीली के साथ डीजीआई जो थे इनसे भी हमारा बड़ा ताल्लुक था, बड़ा एहतराम का ताल्लुक मौजूदा है, जी जो मौजूदा है, कोई ऐसा वो नहीं था। जो चीफ साहब है मौजूदा, इनका काम इनके साथ किया हुआ है, बड़ा एहतराम का ताल्लुक था। लेकिन बात यह है कि जब तलखियां हो जाती है ना तो वो हो जाती हैं, वो फिर बढ़ती जाती है। घरों में भी लड़ाइयाँ जब हो जाती हैं, एक दफा घर में लड़ाई हो जाती है, वो बढ़ी जाती है, रोकने वाला कोई ना हो, कम्युनिकेशन वाला कोई ना हो। आसिम मलिक साहब जब डीजी आई थे और जिस तरह इमरान खान साहब ने आपकी गवर्नमेंट ने उनको निकाला था, वो डिस्ग्रेस किया था, आप ये समझते हैं कि वो फैसला गलत था आप लोगों का? देखिए बात यह है कि ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं और फिर लग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। वो यहाँ से जाके कोर कमांडर ही लगे थे ना, कोई वो तो नहीं, कोई ओएसडी तो नहीं हो गए थे ना, कोर कमांडर लगे थे और बड़ी इंपॉर्टेंट कोर के थे एंड इज ऑब्वियसली अ वेरी रिस्पेक्टेड जनरल उस वक्त भी थे। और मैं अब उस डिटेल में आपको क्या बताऊं कि अब तलखियां जब हो और लोग बढ़ाने वाले हो ना, वो फिर जिस तरह हम लस्सी पानी पाई दे ना, वो वे पानी जिन्ना पाई जो बढ़ता जाता है, वो बढ़ गई, अब तलखियां बढ़ गई, बस बढ़। अच्छा, एक थ्योरी ये भी है कि उस वक्त भी जनरल फैज हमीद साहब ने कोई गलत किरदार अदा किया था जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उनको रिमूव कर दिया, जनरल आसिम मलिक को, उन्होंने उनको गलत रिपोर्टिंग की। मैं तो उस वक्त थोड़ा साइड लाइन था, आपको याद होगा, मैं साइंस मिनिस्टर था, मैं उस वक्त इतना मुझे डिटेल्स का नहीं पता कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बस होना नहीं चाहिए था, अनफॉर्चुनेट। अच्छा, इमरान खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरात अगर करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ करूंगा, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही, तो अब वे आउट क्या है इसमें? मेरा ख्याल है ये लाइन जो है ना, ये खान साहब के साथ, ये जो पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ फिलहाल मुज़ाकरात की बात करनी ही नहीं चाहिए। फिलहाल अपोजिशन पार्टीज के साथ अलायंस जब तक नहीं बन जाता, मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। देखे ना, मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, तानू भारी कोई नहीं मेरी गल दा, तो फिर क्या मुज़ाकरात होंगे? पहले बराबर तो आए ना, पहले अपोजिशन पार्टीज का अलायंस बने, गवर्नमेंट को पता होगा कि इस अलायंस ना का कॉन्सिक्वेंस होगा अगर इनसे मुज़ाकरात टूटे तो ये लॉन्ग मार्च ले आएंगे, लाखों लोग इस्लामाबाद में होंगे, फिर कामयाब होंगे मुज़ाकरात। इसके बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन चौधरी साहब, उसके लिए आपको ना मौलाना फजलुर रहमान साहब पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्या तो पार्टी इस पोजीशन में है कि वो ट्रस्ट कर सके? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप आओ। तो वो मौलाना फजलुर रहमान को भी हम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, काम दोनों का ही औखा है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे चौधरी साहब ये फरमाइए सर, ये जो फौज के खिलाफ कैंपेन चल रही है, मुसलसल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और जब तक ये कैंपेन चलती रहेगी तो ये तल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? आप देखें किस लेवल पे चलेगी पार्टी आपकी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जो सोशल मीडिया है ना, वो फिनोमेना ज़्यादातर लोगों को उसकी समझ नहीं आती। अब इसमें एक तो ये है कि हमारी जो इंसाफ की जो अपनी कैंपेन थी ना,
रिसेंट तक, अभी मेरा ख्याल है कुछ अरसे से पहले तक कोई ऑफिशियल हैंडल से कभी कोई बात जो है वो इस तरह की नहीं तो खान साहब के ऑफिशियल हैंडल से अब आके तलखियां चूंकि इतनी बढ़ गई हैं तो वो ऑफिशियल हैंडल से भी जो है वो जो है शुरू हो रहा है। देखिए खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर बड़ा वाज़ेह है। जो मैं खान साहब से मेरी बड़ी लंबी बातें भी हुई हैं, बहस भी हुई है। आपको पता है अफगानिस्तान के ऊपर खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ था और उसके ऊपर मेरी बड़ी लंबी उनसे बातें हुई, बहस हुई। खान साहब फ़ौज के बारे में बड़े वाज़ेह हैं कि फ़ौज का रियासत में बहुत अहम किरदार है और फ़ौज के इदारा जो है वो किसी भी फ़र्द से ज़्यादा अहम है। ये बात खान साहब की अपनी, उन्होंने कई दफ़ा ये बात कही हुई है। प्रॉब्लम यह है कि एक दो चार लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग जो इस नैरेटिव को लीड करते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फ़ौज आपस में लड़ पड़े। ठीक है, देखिए ये कभी पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। ये कौन लोग हैं जिनकी बात कर रहे हैं? ये लोग जो 3-4 लोग जो रोज कहते हैं कि आप हमले क्यों नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, जो रोज वीलॉग कर रहे हैं, एक आध कनाडा से कर रहा है, एक आध जो है वो लंदन से बैठ के कर रहा है, एक आध जो है वो अमेरिका से बैठ के कर रहा है। ये लोग जो है, मुझे यकीन है कि ये लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन जो नैरेटिव वो बेच रहे हैं ये रॉ का नैरेटिव है। और मुझे ये लगता ये है कि देखिए ना, एजेंसी इस तरह नहीं होती कि वो फोन करेगा जनाब कल से आप हमारे लिए काम शुरू कर दें, इस तरह तो नहीं होता ना। ये एक नेट बिछाए जाते हैं। हो सकता है इन लोगों को ना पता हो कि जो वो काम कर रहे हैं वो काम जो है वो क्या किसका के लिए काम कर रहे हैं, बट सर्टेनली दीज आर फ्यू जो ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के मफाद के तो हक में नहीं है। जब पाकिस्तान के मफाद के हक में नहीं है, वो इमरान खान और पीटीआई के हक में भी नहीं है। लिहाजा ये जो नैरेटिव आ रहा है या जो आ रहा है, इसके ऊपर कई लोग जो हैं वो इसके ऊपर बिक जाते हैं और ये कहना कि कभी फौज और पाकिस्तान के अवाम को हम एक दूसरे के आमने सामने ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। इमरान खान भी कभी ये देखिए, जो इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल है, उसके ऊपर देखें गद्दार कौन के नाम से बाकायदा एक वीडियो लगी, बाकायदा एक मैसेजेस लगे और मुसलसल होते रहे। हमीदुर रहमान की कमीशन की रिपोर्ट जो है, नहीं आपने वो वीडियो देखी? आप वीडियो देखे तो सही, वो सारी तो जेल में था शायद। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि वो तलखियां, इनमें ये तो तलखियों का इजहार है ना। तलखियों का इजहार होना और बात है, और एक इस तरह की जो कैंपेन बनाना कि फौज और अवाम को, वो जो है वो एक और। अब जो जुल्फी बुखारी साहब ने जो यूएन के जाके एक इदारे के साथ जो कुछ किया आपके सामने है, अब सवाल ये कि क्या जुल्फी बुखारी साहब एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह दबा लेंगे पाकिस्तान के अंदर? देखो, ये तो यूएन का काम है जो उन्होंने किया है, जो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किया है। देखिए ना, आज़ादियों के लिए तो जो भी बंदा जहां पे भी खड़ा होगा उसको तो सल्यूट करना चाहिए। जुल्फी ने मेरा ख्याल है जो काम किया कमेंडेबल है। और इस तरह देखिए, ये नहीं है दुनिया में हम इस तरह तो हम कहेंगे कि आप इसराइल को रोज कहते हैं कि अमेरिका को कि आप जो इसराइल के खिलाफ काम नहीं कर रहे, इसराइल को हम रोज कंडेम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम वहां की आज़ादियों के लिए बात ही ना करें। बिकॉज थ्रेट टू फ्रीडम एनीवेयर इज थ्रेट टू फ्रीडम एवरीवेयर। ये फरमाइए, ये जो आईपीपी में गए थे आपको ले जाया गया था या खुद चले गए थे, क्या हुआ था? वो शाकिर शुजाबादी ने कहा ना कि साडा चेहरा पढ़ हालात ना पूछ। अब हो गया, उन्होंने क्या अपना, हमारे बस बादशाह लोग थे क्या। कौन बादशाह लोग? ये हमारे ये भी सारे जो दोस्त थे, अलीम खान, तरीन साहब वगैरह जो हैं, वो उनको भी उस वक्त जो है वो थोड़ा उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उनको कुछ भी नहीं था, ना उसमें कोई मीट था ना कुछ था। वो लोग आपको ले गए? जी, जहांगीर तरीन और अलीम खान। जहांगीर तरीन, अलीम खान बेचारे जो हैं वो खुद भी पता नहीं कैसे आए थे। पता नहीं वो भी अपनी गड्डियां से आए सड़कें नहीं आए, बहरहाल हो गया। आप क्या आपको गिरफ्तार कर लिया गया था? आपको गिरफ्तार सारी एपिसोड मैं बता चुका हूँ, दोबारा और मैं बार बता चुका हूँ। अपनी बेइज्जती थी किससे रोज बंदा की सुनाए, वो बता चुके हैं, हो गया एक दफा। अब बात यह है कि देखिए बहुत सारे लोग, यासमीन राशिद साहब हैं, महमूद रशीद है, एजाज चौधरी, उन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, वो भी तो है ना सर? नहीं, बिल्कुल बड़ा मुश्किल वक्त गुजार सकते थे। तो हम 7 महीने जेल में रहे हैं, वो 13 महीने से जेल में है, तो 4-5 महीने जो है पार्टी नहीं छोड़ी, और कहते होते दोबारा चले जाइए। पार्टी नहीं छोड़ी। हालात शायद थोड़े मुख्तलिफ थे, हमारे हालात ज्यादा सख्त थे।
और कुछ हवालों से। बाकी तो जाहिर है कि मैं बड़ा उनका मद्दाह हूँ जिस तरीके से वो खड़े हैं, जो जिस तरह भी उन्होंने किया है। लेकिन देखो ना, हमसे ये भी एक्सपेक्ट करना कि किसी को रैम्बो की तरह जनाब अपना वो खड़ी हो जाइए और अचानक जो है हीरो जो है वो मुर्दा हीरो खड़ा हो और सब ने चंडा मार के बाहर निकल आए, वो भी ज़रा मुश्किल है ना। ये तो फिल्मों के लिए बात ठीक है, वैसे तो नहीं। देखो हम पॉलिटिशियन है, हम बंदूकें लेके नहीं खड़े हो सकते, ना ही हम जो है ये लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। या तो हो ना कि हमने कोई मारगला में और ट्राइबल एरिया में चला जाना हो कि आओ जी फिर हम लड़ लेने, हमारी तो नहीं, हम तो नहीं लड़ सकते। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हम फिर घर बैठ जाएंगे, हम तो यही कर सकते हैं ना, और क्या करेंगे। अब बंदूकों का मुकाबला तो नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी तरफ से स्ट्रेंथ मिलती है पार्टी को, जैसे कि शहबाज गिल साहब हैं, फिर उसके बाद कुछ हमारे एक्स जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ से चले गए, और वो जो रोजाना वीलॉग्स कर रहे हैं पार्टी के लिए, आप ये समझते हैं कि वो नेकी कर रहे हैं पार्टी के साथ या बुराई? उनका देखें एक अपना एक तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन टू बी फेयर विद ये लोग जो बाहर गए हैं उन्होंने बड़े बड़े उनके प्रोग्राम्स जो हैं उनमें एक वो बाहर चले गए हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन का लेवल वो नहीं है जो यहाँ पे है। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि बाहर नहीं भेजना चाहिए था। मतलब मोहित जो था यार, वो नेशनलिस्ट आदमी है, उसकी सारी कश्मीर के ऊपर मोहित पिरज़ादा का जो काम है, साबिर शाकिर का जो काम है, ये बेशुमार और जो लोग हैं जो बाहर चले गए, और वो बेसिकली मतलब इवन टू बी फेयर विद शहजाद अकबर है, शहबाज है, इन लोगों ने कब जो है यहाँ पे कोई कहा है कि बगावत कर दो या लड़ पो या ये कर दें। तो थोड़ा रियासत को भी और हुकूमत को भी तो थोड़ा सा जो है ना वो दे शुड हैव काइंड ऑफ आई वुड से कि एक रीअप्रोचमेंट भी तो करनी है ना। हर बंदे को डंडे ना देते चुकना ना, हर वक्त डंडा ही तो नहीं हाथ में होना चाहिए। तो किसी को मोहब्बत की नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। हर बंदे के पीछे अगर डंडा लेके आप लग जाएंगे तो फिर वो और दीवार से लगा देंगे, वो आगे से क्या करेगा। अब ये जो सारे लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, शौक से तो नहीं बाहर बैठे हुए। ठीक है, आखिरी सवाल है इमरान खान साहब, ये जो हाँ जी आखिरी सवाल, इमरान खान साहब बाहर आ जाएं? देखें जी, इसके लिए बड़ी मेहनत और हिकमत अमली की ज़रूरत है, और ये जो अभी हिकमत अमली है वो नाकाफ़ी है इमरान खान को बाहर लाने के लिए। लिहाजा जब तक ये गवर्नमेंट चलती रहेगी और अगर हिकमत अमली ना बदली तो इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहें। हुकूमत तो शायद इतना लंबा ना चले। मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो गैप है बिटवीन पीपल एंड बिटवीन द पीपल एंड द एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट वो बढ़ रहा है। ये इतना ज़्यादा गैप में नहीं सिस्टम चल सकते। यहाँ पे देखो ना, अगर 40-60 होना तो फिर भी चल जाए, ये 80-20 पे नहीं चल सकता। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुद साथ आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।